हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। धातु के तार की लंबाई एवं व्यास को दुगना कर दिया जाए तब ऐसी स्थिति में कंपन की मूल आवृत्ति n से बदलकर कितनी हो जाएगी। तनाव को स्थिर रखा जाए तथा दोनों तारों के पदार्थ समान हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो है किसी तार में उत्पन्न कंपन की मूल आवृत्ति। तो हम पहले देखेंगे जो मूल आवृत्ति होती है वो किन किन राशियों पे यहाँ पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्थितियां दे रखी हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे तार में मूल आवृत्ति होती है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो गणितीय सूत्र होता है ये होता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा तार में उत्पन्न तनाव बटे प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, जिसको हम यहाँ पे म्यू से दिखाते हैं। अगर हम म्यू को लिखें ये हो जाएगा प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम दी गई स्थितियों को देखें तो तनाव बल समान है दोनों स्थितियों में, ये तो सेम रहेगा। लेकिन जो लंबाई है और जो हमारे पास यहाँ पे व्यास है उसको हम यहाँ पे 2 गुना कर रहे हैं। इस स्थिति में पहले हम यहाँ पे प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की बात करेंगे। तो म्यू हमारे पास होता है द्रव्यमान बटे लंबाई, और द्रव्यमान को हम यहाँ पे लिख सकते हैं घनत्व, जिसको हम रो से दिखा रहे हैं, गुणा इसके आयतन के बराबर बटे ये आ जाएगा लंबाई। और हमें पता है हमारे पास जो आयतन होता है इसको हम लिखते हैं क्षेत्रफल गुणा लंबाई बटे लंबाई। तो लंबाई से लंबाई हमारे पास यहाँ पे हट जाएगा। तो हमारे पास जो घनत्व है अगर हम उसको देखें ये आ जाएगा घनत्व गुणा क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे दोनों स्थितियों का यूज करेंगे। तो पहली स्थिति में अगर हम यहाँ पे ये माने कि हमारे पास जो आवृत्ति थी वो μ1 के बराबर थी, तो ये हो जाएगी 1/2 गुणा L1 गुणा तनाव बल T बटे यहाँ पे आ जाएगा इसका जो घनत्व है वो दोनों स्थितियों में समान रहने वाला है, ये हमें दे रखा है। और जो क्षेत्रफल है ये बन जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी स्थिति में, जहाँ पे हमारे पास जो लंबाई है इसको हमने 2 गुना कर दिया। लंबाई 2 गुना करने का मतलब ये हो गया L2 का जो मान है ये L1 की तुलना में 2 गुना हो गया। और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो त्रिज्या थी या व्यास था हमने उसको 2 गुना कर दिया। तो जो हमारे पास त्रिज्या है वो हमारे पास यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुणा R1 के बराबर। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे आवृत्ति का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा L2 गुणा वर्गमूल तनाव बटे यहाँ पे घनत्व तो समान आएगा और त्रिज्या हो जाएगी पाई गुणा R2 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको अगर समीकरण 2 और पहली स्थिति को अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 से दर्शाएं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों आवृत्तियों का जो अनुपात है हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2 बटे समीकरण 1। तो जो समीकरण 2 है अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा μ2 बटे μ1। μ2 का जो मान है हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 गुणा L2 गुणा वर्गमूल तनाव बल बटे घनत्व गुणा पाई गुणा R2 का वर्ग। और जो μ1 का मान है ये इसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा L1 गुणा वर्गमूल घनत्व गुणा पाई गुणा R1 का वर्ग बटे तनाव बल। तो यहाँ पे अगर हम दिए गए मानों को रखें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा L2 का मान 2 गुणा L1 के बराबर हो जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा वर्गमूल तनाव बटे घनत्व गुणा पाई गुणा R2 का जो वर्ग है ये हो जाएगा 2 गुणा R1 के वर्ग के बराबर गुणा 2 गुणा L1 गुणा वर्गमूल घनत्व गुणा पाई गुणा R1 का वर्ग बटे तनाव।
जो समान हमारे पास यहाँ पे राशियाँ वो हट जाएंगी। वर्गमूल टी से वर्गमूल टी हमारा हट जाएगा, घनत्व से घनत्व भी हट जाएगा। 2L1 से हम यहाँ पे 2L1 को भी हटा देंगे और पाई से भी हमारा पाई यहाँ पे हट जाएगा। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ये मान है ये बच जाएगा 1/2 गुणा ये वर्गमूल 2 का वर्ग है, तो वर्गमूल से वर्ग हमारे पास हट जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 के बराबर। तो इसका जो मान है अगर हम देखें μ2/μ1 ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 के बराबर। और हमें ये दे रखा है कि जो पहली स्थिति थी उस स्थिति में जो हमारे पास m1 जो हमारे पास आवृत्ति का मान है वो n के बराबर है। तो दूसरी स्थिति में अगर हम देखें जो आवृत्ति μ2 होगी ये हो जाएगी μ1/4 के बराबर, और μ1 को हम लिख सकते हैं n/4 के बराबर। यानी दूसरी स्थिति में जो आवृत्ति होगी पहले की तुलना में ये 1/4 हो जाएगी। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मूल आवृत्ति बदलकर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n/4। विकल्प 1 हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।